नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, सबका स्वागत है हमारे पॉलिटिकल पोस्टमार्टम में। पाकिस्तान और पॉलिटिक्स सीरीज़ का ये हमारा दूसरा चैप्टर है। थर्ड चैप्टर की भी शूटिंग हो चुकी है, अपलोड किया जा चुका। 15 अगस्त का दिन था, इसलिए हम लोगों ने 65 के युद्ध को हमने डिस्क्राइब किया था। आप वहाँ देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। लेकिन आज हम चर्चा करने वाले हैं कि पाकिस्तान तो आपने बना दिया, लेकिन परेशानी हुई। परेशानी इंडिया के लोगों को भी हुई, पाकिस्तान के लोगों को भी हुई। राजनीतिक प्रतिद्वंदिता, या फिर यूँ कह कि राजनीतिक रूप से अपनी जो सक्षमता है या फिर अपनी जो इच्छा है उसको पूरी किया जिन्ना ने, लेकिन रहना पब्लिक को था, प्रॉब्लम पब्लिक को ही झेलना था। तो राहुल भगत जी, आपका एक बार फिर से स्वागत है। नमस्कार। तो पहला सवाल यही बनता है कि हालांकि बात हम करेंगे सामाजिक रूप से भी, राजनीतिक रूप से भी और भौगोलिक रूप से भी, लेकिन सबसे पहली बात हम ये करना चाह रहे हैं कि सामाजिक रूप से क्या प्रॉब्लम्स हुई। इंडिया को भी हुई होगी, पाकिस्तान को भी हुई होगी। बिल्कुल, किसी भी देश का टूटना ही ये दर्शाता है कि लोगों को जो है वो कभी जो एक हुआ करते थे उनको अलग होना, तो ये काफ़ी दुखदायक बात है। और इससे सामाजिक, भौगोलिक, हर एक तरह से आर्थिक रूप से भी परेशानी होती है लोगों को, और हुई भी है। इसका गवाह 1947 हम इंडिया और पाकिस्तान के बंटवारे के इंसिडेंट से देख सकते हैं। जब दोनों देश बटा तो आपस में सबसे पहली स्थिति बन गई कि कौन जिधर शुरुआत में तो ये दौर था कि जिस तरफ मेजोरिटी मुस्लिम्स हैं उन लोगों को पार्ट जो है वो पाकिस्तान की ओर दे दिया जाए, और जो हिंदू मेजोरिटी वाला पार्ट है वो हिंदुस्तान में ही रहे। तो इस हिसाब से वहाँ पे वो बांटा गया, ठीक है। लेकिन फिर भी क्या होता है कि ऐसा तो नहीं है कि पर्टिकुलर ग्रुप, मुस्लिम है तो सब मुस्लिम ही होंगे, कुछ हिंदू भी है बीच में, हिंदू भी होते और हैं। हिंदुओं की जहाँ आबादी ज़्यादा है कुछ मुस्लिम्स भी हैं, तो ये पूरी तरह से डिवाइड करना पॉसिबल नहीं था। तो इसलिए लोगों का आदान प्रदान शुरू हुआ उस टाइम में। जो हिंदू बहुल इलाके थे वहाँ पे जो हिंदू रहते थे वो इंडिया की तरफ आने लगे, और मुस्लिम्स जो थे वो पाकिस्तान की तरफ जाने लगे। अभी सिचुएशन कुछ ऐसा बना कि इस लेन देन, आदान प्रदान के दौरान लोगों को बहुत सारी जान माल की नुकसान उठानी पड़ी। जान माल के नुकसान के अंतर्गत लगभग, अगर जान की बात की जाए तो लगभग 2 मिलियन यानी कि 20 लाख लोग की जान की हानि, क्षति हुई उस टाइम पे। और माल की तो खैर काउंट ही नहीं है, वो आज भी काउंट नहीं हो पाया कि कितनी माल की क्षतिपूर्ति हुई थी। लोगों को ट्रेन में भर के मतलब छत पर भी है, बिल्कुल अंदर भी घुसे हुए हैं। और उस दौरान कई सारी अप्रिय घटनाएं भी हुई। ट्रेन में ही लोगों का कत्लेआम कर दिया गया। गाड़ियाँ भर के आ रही थी, जगह नहीं मिल पा रही थी, आपस में लोग लड़ रहे थे। बाहर से भी कुछ लोग, कुछ कट्टरपंथी ग्रुप आते थे, और हिंदू की ट्रेन पाकिस्तान से आ रही है, रास्ते में मार दिया गया। पाकिस्तान की ओर ट्रेन जा रही है, उन्हें रास्ते में ख़त्म कर दिया गया। तो गाड़ियाँ भर के लाशें भी पहुंच रही थी उस टाइम पे। तो बहुत मतलब दुर्दांत तरीके से लोगों को मारा गया, और बहुत ही भयावह दृश्य था वो अनइमेजिनेबल कंडीशन था। तो लोगों को जान और माल की क्षति बहुत ही उठाना पड़ा उस टाइम पे, जिसका वर्णन मैं भी नहीं कर सकता। लेकिन एक रिश्ते भी तो लोगों की छूट गए, मतलब माँ बाप इधर इंडिया में फंस गए या फिर पाकिस्तान में फंस गए, तो बच्चे कहीं मैं और पर्सनली कुछ ऐसे लोगों को जानता हूँ, पंजाब प्रांत के आज भी हैं, हमारे साथ पहले रह चुके हैं 2-3 साल। तो उनके खुद भी परिवार जो है उनका पेशावर से बिलोंग करते हैं। तो आज भी जो हिंदुस्तान में काफ़ी लोग या पाकिस्तान में जो लोग हैं, उनके रिश्तेदार या उनके जो पोते वगैरह लोग हैं, वो लोग आज भी दोनों जगह पे मौजूद है। इंडिया के जो लोग हैं उनके कुछ पुश्तैनीगर पाकिस्तान में, पाकिस्तान के कुछ लोग, उनका कुछ पुश्तैनीगर हिंदुस्तान में है। तो इस तरह से अलग तो कभी हो ही नहीं पाए। ये तो एक पॉलिटिकल खेल था जिसकी वजह से दो देशों को अलग होना पड़ा। लेकिन अपने सामाजिक रूप से तो ये हो गया कि अपने बहुत प्रॉब्लम्स हुई इंडिया के लोगों को ही कष्ट हुआ। नेता तो आज भी मजे में, नेता तो आज उस वक्त भी मजे में थे जिन्ना प्रधानमंत्री बन गए थे, बिल्कुल उन्हीं के तो मजे थे। लेकिन आर्थिक रूप से जिन्ना के लिए और इंडिया के जो जवाहरलाल नेहरू जी के लिए, वहाँ पर जिन्ना के लिए तो जी नहीं कहेंगे, क्योंकि वो हमारे तो बिल्कुल फेवरेबल नहीं है। पाकिस्तान के जनक हो सकते हैं, इंडिया के तो जी लगाने के भी सम्मान योग्य नहीं है। तो नेहरू जी के सामने क्या प्रॉब्लम्स आई और जिन्ना के साथ के क्या प्रॉब्लम्स आई उनके सामने? प्रॉब्लम्स देखिए, अगर इंडिविजुअल लेवल पे बात किया जाए, सबसे पहले तो ये इम्पोर्टेंट है कि दोनों ही प्रधानमंत्री बनना चाहते थे, नेहरू भी और जिन्ना भी। ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन है भारत और पाकिस्तान के बंटवारे का, क्योंकि एक देश में 2 प्रधानमंत्री नहीं रह सकते, या आप और हम सभी जानते हैं।
एक देश का एक ही प्रधानमंत्री हो सकता है, लेकिन जिन्ना इतने महत्वाकांक्षी आदमी थे कि वो किसी भी तरह से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते थे इससे। हालांकि ये भी कहा जाता है कि जिन्ना को कैंसर था, उनको टीबी की बीमारी थी एक्चुअली, तो जिस वजह से लोग जानते थे, उनके पर्सनल डॉक्टर ने भी कहा था कि अगर जीवित भी रहेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल जीवित रहेंगे, उससे ज़्यादा नहीं। तो नेहरू जी के पास ये प्रस्ताव भी आया था कि आप थोड़े दिनों के लिए रहने दीजिए, जिन्ना अब ज़्यादा दिन नहीं जी पाएंगे, बाद में आप बन सकते हैं। बट दोनों की जिद ही थी कि नहीं, हमें ही बनना है। और इस वजह से, और जो इंटरनल कलह तो जो थी 1940 में लाहौर में जो जिन्ना के द्वारा भाषण दिया गया था, डायरेक्ट एक्शन डे हुआ, तो वो सब रीज़न था ही। डायरेक्ट एक्शन डे क्या है ये आप पहली वीडियो में आप देख सकते हैं आप। हाँ जी बिल्कुल, हमने डिस्क्रिप्शन दिया था उस टाइम पे। इसमें हमने अच्छे से, तो बहुत सारे रीज़न थे, लेकिन ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न था कि दोनों पीएम के पद पे स्थापित होना चाहते थे और दोनों ही सहमत नहीं थे एक दूसरे को पदवी देने के लिए। तो इस वजह से भी पाकिस्तान बटा। जिन्ना 1948 में ही, मतलब वो 1 साल भी नहीं जीवित रह पाए और उन्होंने सत्ता का सुख 1 साल भी नहीं चखा और उनका देहांत हो गया टीबी से। तो आर्थिक, उनको पर्सनली तो ज़्यादा वो भोग ही नहीं पाए, कुछ ना सुविधा भोग पाए ना दुख भोग पाए, लेकिन दुख किनको भोगना पड़ा? दुख अल्टीमेटली जनता को भोगना पड़ा, दोनों साइड से, चाहे हम इंडिया की बात करें या पाकिस्तान की बात करें। आज भी देखिए, जैसे पुश्तैनी घर या प्रॉपर्टीज़ की बात की, आज भी जो लोग यहाँ हैं उनका पुश्तैनी घर पाकिस्तान में छुटा हुआ है, कुछ लोग पाकिस्तान में, हिंदुस्तान में छुटा हुआ है। तो उनको रीबिल्डअप करने के लिए, अपना लाइफ को वापस धरातल पे लाने के लिए, उनको अपनी अर्निंग करने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ा उसको। जो बनाया बनाया जिसका घर था, आलीशान से आलीशान मकान हुआ करते थे, अच्छे खासे ज़मींदार टाइप के लोग भी गरीबी में चले आए। लेकिन बात हम ये कर रहे हैं ना कि आर्थिक रूप से कितनी क्या हुई, मतलब इंडिया को भी तो कुछ नुकसान बहुत सारा, बहुत क्षति हुआ है। जितना देखिए, आप रिसोर्सेज की बात अगर करेंगे तो पाकिस्तान में आज भी बहुत सारा ऐसा जगह है जो काफ़ी मिनरल्स में, या आप कह सकते हैं वहाँ की जो ज़मीन है, वहाँ की मिट्टी है, जैसे मुल्तानी मिट्टी अभी भी भारत में भी यूज़ करते हैं। वो पहाड़ी इलाके हैं, वहाँ पर मतलब इतनी खनिज संपदा है कि मतलब चाइना तक की भी नज़र आज वहाँ पर पड़ी हुई है। बिल्कुल। और ये कभी एक ट्रेड का बहुत बड़ा ये हुआ करता था, मतलब एक दौर था जब ये ट्रेड का बहुत बड़ा रीज़न था, बाहर से लोग वहाँ से आते थे खरीद लेने। तो इस दृष्टि से भी एक इकोनॉमिक रूप से वो एरिया भारत को मजबूत बना सकती थी। बट अभी क्या है, वो हिस्सा पाकिस्तान की ओर चला गया है, तो भारत इन सब जो फ़ायदे हैं इनसे महरूम रह गया है। दूसरी बात, अगर पाकिस्तान की तरफ से बात करें तो पाकिस्तान इंडिया में अगर मिला रहता तो ऑब्वियस ही बात है, जो आज आप स्थिति देख रहे हैं, उसको भीख मांगना पड़ा दूसरे देशों से अपनी सर्वाइवल के लिए, ऐसी स्थिति में तो बिल्कुल ही ना होता पाकिस्तान। ये तो हो गया आर्थिक रूप से क्या प्रॉब्लम्स आई, लेकिन मेन जो इशू था जो आज भी बरकरार है वो है भौगोलिक रूप से। भौगोलिक रूप से चाहे तो आप कश्मीर का कहें या फिर बंगाल का, पंजाब के कुछ क्षेत्रों का है। तो वो क्या था उसके बारे में? वो देखिए, डिवीज़न जब हुआ तो जो अपना बंगाल है, ठीक है, अभी अपने पास जो बंगाल है वो पश्चिम बंगाल बोलते हैं उसको, वो पश्चिमी पार्ट ऑफ बंगाल इंडिया के पास जो रह गया, तो पूर्वी पार्ट चला गया पाकिस्तान के साथ, ठीक है। ये आज़ादी के समय की बात बता रहा हूँ। बाद में आगे जाके 1970 के वार में वो जो बंगाल का जो पार्ट था वो पाकिस्तान से अलग कर दिया गया, जिसको अभी बांग्लादेश बोलते हैं। तो वो एक्चुअल में पूर्वी बंगाल था, जो कि अब आज बांग्लादेश है पाकिस्तान से कटने के बाद। और पंजाब का कुछ पार्ट जो है वो चला गया पाकिस्तान के पास। इसलिए आज भी आप देखेंगे कि पंजाब के पास भी एक पाकिस्तान के पास भी एक पंजाब का हिस्सा है, और इंडिया के पास तो पंजाब है ही। तो वो जो पंजाब का हिस्सा गया वो पश्चिमी हिस्सा गया था, जो कि पाकिस्तान के पास चला गया, पंजाब, पश्चिमी पंजाब। और कश्मीर के इशू की बात किया जाए तो आज भी डिस्प्यूट जारी है उसके अंदर। आज भी ये जो पाक अधिकृत कश्मीर, जिसको हम लोग POK बोलते हैं, वो पाकिस्तान के कब्ज़े में है, बट एक्चुअल में वो एज अ पार्ट ऑफ इंडिया ही है। बट अभी ठीक है, वार्तालाप होगा या युद्ध होगा आगे की बात है। मामला तो जूनागढ़ वाला भी था ना? हाँ, जूनागढ़ का भी मामला था। रियासतें तो बहुत थी उस टाइम पे, बट जो 4 मेन रियासतें मैं बताना चाहूँगा एक बार, एक जूनागढ़ का, एक ट्रावनकोर का, एक हैदराबाद, और ये अपना कश्मीर। तो ये चारों जो है राज्य वो मिलना नहीं चाह रहे थे एक्चुअली, बट इसके बारे में हमने पिछली वीडियो में चर्चा कर चुके हैं, तो मैं ज़्यादा इलेबोरेट नहीं करूँगा इसको। तो जूनागढ़ का मसला था, जूनागढ़ पे भी आक्रमण एक्चुअली किया। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको बताना चाहूँगा, कश्मीर जो पूरी तरह कब्ज़े में नहीं आ पाया पाकिस्तान के, इसका एक बड़ा हिस्सा ये भी था, इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण हिस्सा, कि उसने जूनागढ़ पे पहले ज़्यादा ध्यान दे दिया। उन्होंने सोचा कि जूनागढ़ को अपने में मिला लेते हैं, कश्मीर पे भी कब्ज़ा कर लेंगे, दोनों जगह पाकिस्तान के पक्ष में कर लेंगे। बट यहाँ पे वो चूक गए, ना जूनागढ़ ले पाए, और कश्मीर पे तो आज तक विवाद है, कश्मीर भी नहीं ले पाया पाकिस्तान।
तो जूनागढ़ पे सीधे सीधे जो पटेल जी का एक बहुत ही बड़ा इन्फ्लुएंस रहा था। पटेल जी की वजह से ही नॉट ओनली जूनागढ़, जितने भी यूनाइट करने का जो श्रेय जाता है वो पटेल जी को, पटेल साहब सरदार को पटेल साहब को ही जाता है, क्योंकि 1970 के बाद उन्होंने ही पूरे देश में घूम घूम के अलग अलग रियासतों को भारत में मिलने के लिए राज़ी किया था। तो इसमें जूनागढ़ भी एक्सेप्शन नहीं रह पाया। शुरुआत में ज़रूर थोड़ा अपोजिशन हुआ जूनागढ़ की वजह से, क्योंकि वो नहीं, तो जूनागढ़ को लेकर तो आज भी पाकिस्तान अपने नक्शे में शामिल करता है, करा उसने जब नहीं। रिसेंटली उन्होंने किया है, वो बीच बीच में इस तरह की हरकत करते रहते हैं। वो कश्मीर को भी अपना ही पार्ट दिखाते हैं, तो उसके उनके उस पर नहीं जाना है। जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड थिंग है उसको हमें मानना चाहिए। जो हिस्ट्री जानते हैं, जो जान चुके कि हाँ ये इस चीज़ का हिस्सा है, ये पार्ट इस देश का हिस्सा है, उस पर हमें बहस करनी चाहिए। दिखाने वाले पाकिस्तान तो पूरी तरह बेनकाब हो ही चुका है दुनिया के सामने, तो उसके लेवल पे नहीं, तो मेरा एक और सवाल है इसी से भौगोलिक रूप से, कि भौगोलिक रूप से कभी मामला सुलझ पाएगा अगर क्या तो कश्मीर के परिप्रेक्ष्य में देखे या फिर जूनागढ़ का मसला, फिर पंजाब में भी आए दिन कुछ न कुछ देखिए, करता रहता है। भारत की तरफ से कोई इशू नहीं है, इशू क्रिएट कर रहा है पाकिस्तान। भारत तो क्लियर एंड कट है, जो होना था उस टाइम पे वो हो चुका है। यूनाइट के समय जब 1947 में आज़ादी के बाद 1948 में सारी रियासतें भारत में मिल चुकी थी सरदार पटेल के नेतृत्व में, तो उसके बाद तो कोई सवाल ही नहीं बचता। बात है ये कि ये जो पोकिंग का काम है वो पाकिस्तान ही हमेशा करता आया है भारत को। वो जगह जगह पे दावा करता है, कभी कश्मीर पे, कभी पंजाब के अंदर तक के हिस्सों में, कभी जूनागढ़ के बारे में जैसा आपने कहा। बट फैक्ट यही है कि काफ़ी सारी ट्रीटीज़ हुई थी और उस समय रियासतों के अनुसार, रजवाड़ों के अनुसार जो भी उनके राजा के साथ भारत सरकार की ट्रीटी हुई वो रिटर्न में भी मौजूद है, वो कम्प्लीटली भारत सरकार के अंतर्गत ही है। अब पाकिस्तान किस बेसिस पे क्लेम करता है वो तो वो लोग ही जाने। वो तो आतंकवाद भी भेजते हैं और बोलते हैं कि हम आतंकवाद नहीं भेजते हैं, जबकि कई बार ये साबित हो चुका है। तो इसलिए उनके बातों को ज़्यादा तूल नहीं देने का है, जो भी रिटर्न फैक्ट में है अपने पास वो चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखती है। मतलब भौगोलिक रूप से आप ये कहा जा सकता है कश्मीर बरकरार रहेगा, बाद बाकी मुद्दे सुलझ चुके हैं, बिल्कुल, इसमें कोई दो राय और नहीं है। इनफैक्ट मैं ये भी कहना चाहूँगा कि कश्मीर आने वाले समय में जो पीओके का मसला है वो भी सुलझ सकता है। नहीं नहीं, वो तो अमित शाह खुद कहता है, जब मैं कश्मीर की बात करता हूँ तो वो पीओके भी आ जाता है, बलूचिस्तान भी आ जाता है, बिल्कुल उन्होंने कहा था, बलूचिस्तान भी आता है उसमें, मतलब लद्दाख का पूरा एरिया भी आता है। बिल्कुल उन्होंने स्पीकर तो जी के एक सामने लाइन कहा में चुके उन्होंने हैं। कहा, संसद में उन्होंने इसी बात उन्होंने कही थी। बिल्कुल, तो ये कहीं ना कहीं उनके मन में भी है, भारत सरकार के मन में भी चल रहा है, जो कि आप बोल सकते हैं जायज़ ही है, क्योंकि पीओके नाम की एक्चुअल में कोई कुछ है ही चीज़ ही नहीं है, वो तो कश्मीर है, कश्मीर की पूरा कश्मीर है। पीओके मीन्स यू आर इलीगली ऑक्यूपाइंग पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, इलीगली। तो इसके लिए भी आगे सोचा जा रहा है। तो इन कमिंग फ्यूचर हम देख सकते हैं कि पीओके भी पूरी तरह से भारत के अंदर, उसको मतलब ऐसे बोला जा सकेगा कि ये कश्मीर पूरा भारत के अंदर है, तभी पीओके नाम की कोई चीज़ नहीं है। चलिए, हमने भौगोलिक बात कर लिया, अब आते हैं राजनीतिक रूप से। भारत और पाकिस्तान दोनों के लिए अपने देश को हैंडल करना इंटरनेशनली या नेशनल लेवल पे, या फिर जिस तरीके से आप कहें क्षेत्रीय स्तर पर कहें, तो सभी स्तर पर कितना आसान था और कितना मुश्किल था इंडिया के लिए भी, पाकिस्तान के लिए भी। जिन्ना भी पाकिस्तान को नहीं संभाल पाए, इंडिया में भी नेहरू जी को ढेर सारी कठिनाइयाँ आई होंगी। पॉलिटिकल डिसीजन बहुत ही मुश्किल है। जो बनाया बनाया सिस्टम अगर आप बिगाड़ रहे हैं, उसको स्प्लिट कर रहे हैं, दो देशों में अगर आप तोड़ रहे हैं, तो बना बनाया सिस्टम बिल्कुल बिगड़ेगा। आपसी सौहार्द तो बिगड़ ही चुका था तब तक, और साथ में कंट्रोल जो पकड़ होती है सरकार के अपने लोगों पर, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन बना के जो कंट्रोल रखती है सरकारें, वो भी बहुत हद तक इनफैक्ट पूरी तरह टूट चुका था। तो जब रिफॉर्मेशन हुआ, जब 1935 में ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट दी थी ब्रिटिश सरकार ने, तो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन बने थे, बट तब तक भारत जो है अंग्रेज़ों का अधीन ही था। 1947 के बाद उन्होंने अपना जो भी कॉन्स्टिट्यूशन बना, बाद में बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया, कुछ रिफॉर्मेशन बने और रूल्स एंड रेगुलेशन में चेंजेस किए गए, कुछ हूबहू उतारे गए जो उनको ठीक लगा। तो वो सब चीज़ें करने के बाद धीरे धीरे जब प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशन बन गया, तो इम्प्लीमेंटेशन के बाद धीरे धीरे पकड़ में आए। बट तब तक क्या था कि काफ़ी सारी गलतियां जो सरकारें कर चुकी थी, चाहे वो जिन्ना की तरफ से हो या नेहरू जी की तरफ से हो, तो उनको उनका खामियाजा भुगतना पड़ा। नेहरू जी भी ज़्यादा दिन प्रधानमंत्री बने नहीं रह सके, और जिन्ना तो विद इन अ ईयर उनकी मृत्यु हो गई। तो सत्ता का सुख तो दोनों ही नहीं भोग सके। प्रॉब्लम जो है वो आम जनता को फेस करना पड़ा। और नेहरू जी तो फिर भी 64 तक रह गए, वो 64 तक रह गए बिल्कुल।
जस्ट पाकिस्तान को जो पहला हमला हुआ था उसके 1 साल पहले तक वो थे। 65 में तो लाल बहादुर हाँ, शास्त्री जी आ चुके थे। प्राइम मिनिस्टर थे, आ चुके थे वो। तो उन्होंने कुछ हद तक बोल सकते हैं आप सत्ता का सुख भोगा, लेकिन वैसा रिफॉर्मेशन जैसा उनसे अपेक्षा की जाती थी वो चूँकि खुद के सबसे जब हम पॉलिटिक्स की बात करेंगे तो आप तो ये भी देखेंगे ना इंटरनेशनली कि आपने किस कंट्री से कितना दिल जीता, कितने देश की कंपनियों को अपने देश में बुलाया, क्योंकि इंडस्ट्रीज तो इंडिया के पास थी, लेकिन जब डिवाइड हो गया तो मतलब बहुत सारी चीज़ें इंडस्ट्रीज को भी आपको बुलाने थे आपको। बिल्कुल बिल्कुल बहुत सारी चीज़ें पाकिस्तान के हिस्से में चली गई। जो शुगर की मिल हुआ करती थी, काफ़ी सारी रिफाइनरीज थी, बहुत सारा चीज़ मसालों का ये था, वो सब पाकिस्तान में चला गया बहुत सारे हिस्सा। तो दोबारा सेटअप करने में ऑब्वियसली बात है उस समय उतना ग्रोथ नहीं था, क्योंकि जस्ट कुछ ही साल हुए थे, 15-20 साल हुए थे आज़ादी को भारत का। तो भारत उस समय बिल्डिंग अप इंडिया था। तो उस टाइम के हिसाब से हम पूरा ब्लेम तो सरकार को भी नहीं दे सकते, बट हाँ उनसे थोड़ी और अपेक्षाएं थी जिनमें हम बोल सकते हैं कि वो विफल रहे। वो अपने आप को उतना सक्सेसफुल प्राइम मिनिस्टर सिद्ध नहीं कर पाए, क्योंकि 62 का युद्ध की अगर आप बात करें तो उसमें भी नेहरू जी से काफ़ी सारी गलतियाँ हुई थी, जिसका यह परिणाम निकला था कि चाइना से जो इंडिया है वो युद्ध हार गया था काफ़ी सारा क्षेत्र। नहीं, मेरा सवाल एक्चुअली कुछ और था। आपने बहुत अच्छी बात बताई, लेकिन मेरा सवाल यह था कि इंटरनेशनली मतलब आपको ब्रिटेन आपको छोड़कर गया, आप अमेरिका से कुछ इंडस्ट्रीज आपको लाना चाह रहे थे, लोगों के पास जॉब्स नहीं थी, तो बाहर की कंपनी को आपको बुलाना था, पाकिस्तान में भी बुलाना था, कौन कितना सक्सेस रहे? पाकिस्तान तो आज भी सक्सेस नहीं है। इंडिया तो फिर भी नेहरू जी की बात छोड़ दीजिए, उस टाइम तक तो ज़्यादा कुछ नहीं हो पाया था, लेकिन आज तक के परिप्रेक्ष्य में अगर बात करें तो पाकिस्तान से 10 गुना ज़्यादा सक्सेस भारत है। काफ़ी सारी फॉरेन कंपनियां जो है वो भारत में इन्वेस्ट कर रही हैं और अपना कारखाना लगा रही हैं। इनफैक्ट जो कुछ कंपनियां तो ऐसी हैं जो सिर्फ उनके देश में ही ओके, इस्टेब्लिशमेंट है। मेरा जो एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल हो जाता है जब इस देश का बंटवारा होता है तो क्या पूरी दुनिया इंडिया और पाकिस्तान के बीच बट गए? कुछ कंट्री जिन्हें सिर्फ पाकिस्तान पसंद आया, कुछ कंट्री जिन्हें सिर्फ इंडिया पसंद आया। जब इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की बात करेंगे तो ऐसा नहीं है, हुआ तो हुआ हो ना, क्योंकि रशिया खुलकर इंडिया के नहीं, सपोर्ट में सब आया। लोगों का अपना कुछ ना कुछ सामर्थ्य रहता है। आज के परिप्रेक्ष्य में भी देख लीजिए, रशिया की बात आपने की, रशिया इंडिया के इंडिया के साथ बहुत पहले से रहा है। 1971 का जो वॉर हुआ था उसमें भी अमेरिका भारत के अगेंस्ट था, बट रशिया ने उस टाइम पे भारत का साथ दिया था। आज देखिए तुर्की खिलाफ है इंडिया के, चाइना खिलाफ है इंडिया के, पाकिस्तान तो खैर है ही खिलाफ। तो इसके पीछे उनका जो फ़ायदा होता है, आंतरिक फ़ायदा, वो भी देखते हैं। रशिया का लेकिन ये लोग अभी तुरंत तो नहीं आगे होंगे ना, ये तो मतलब पहले से इन लोग का फिक्स होगा कि नहीं भाई ये मुस्लिम कंट्री जब बना है पाकिस्तान, तो तुर्की सोचे होंगे कि नहीं हम इनके पास जाते हैं, सऊदी अरब सोचा होगा हम पाकिस्तान के पास जाते हैं, और अमेरिका तो जहाँ उसको फ़ायदा होगा वो वहाँ पर जाएगा। पॉलिसी वाइज मुस्लिम कंट्रीज़ का ये रहता है ना कि वो धार्मिक चीज़ों को ज़्यादा महत्वपूर्ण करार देते हैं। उनको पॉलिसीज़ वगैरह से उतना मतलब नहीं रहता है। आज भी देख लीजिए आप, कहीं भी कुछ भी होता है तो सारे मुस्लिम देश एक साथ खड़े होते हैं। बट अगर पॉलिटिकल वाइज करें तो किस देश की रणनीति आपको अच्छी लगती है? जैसे रशिया भारत का मित्र देश रहा है, आज भी है, तो भारत की पॉलिसी उससे अच्छी लगती है, वो भी सप्रेसिव नहीं है, क्योंकि रशिया खुद भी एक टाइम पे बढ़ चुका है टुकड़े टुकड़ों में। तो वो चीज़ समझता है कि यूनाइट होने का या अलग हो जाने पे क्या दुख होता है, क्या दुख होता है, और वो कभी भी मतलब सप्रेसिव नहीं रहा किसी दूसरे कंट्री के प्रति। तो और भारत का भी ऐसा ही खेल है, अपने सबके साथ सब फ्रेंडली व्यवहार रखना है। सबसे अच्छे तो जब विचार मिलेंगे, दो ह्यूमन की बात कीजिए, जब दो लोगों के विचार मिलते हैं तो आपस में एक मजबूती हो जाती है। तो सेम कंडीशन वही रहा है। बट उन लोगों का क्या है, इस्लामिक देशों का, कि रिलीजन ज़्यादा इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन एनीथिंग एल्स। तो इसलिए रिलीजन वाइज बेसिस के दम पे वो लोग आपस में यूनाइट रहते हैं। बट इंटरनल अगर आप देखेंगे तो वो आपस में भी उनका थोड़ा बहुत चलता रहता है, बट नॉट इन इंटरनेशनल लेवल। जब इंडिया और पाकिस्तान का उदय हुआ तो पॉलिटिकली क्या हो गया, इंडिया तो ग्रोथ करा ज़्यादा, पाकिस्तान ने ग्रोथ नहीं करा, उनका रिवर्स चला है, रिवर्स चला गया। तो मतलब उसके क्या था कि उसने इंटरनेशनली अमेरिका से बना के नहीं रखा। इसलिए तो मैं कहता हूँ ना, पाकिस्तान और भारत बंटने का नुकसान जो है वो सिर्फ भारत को नहीं हुआ है, पाकिस्तान के हिस्से में जो आज पार्ट है उनको भी हुआ है। क्योंकि अगर आज वो भारत से जुड़े रहते हैं तो इस तरह से उनको भीख नहीं मांगना पड़ता दूसरे देशों से हर एक चीज़ के लिए।
तो इंटरनेशनल लेवल पे अमेरिका के साथ तो स्टार्टिंग में था, जब अमेरिका ने क्यों साथ दिया उसका स्टार्टिंग में, क्योंकि उसका फ़ायदा है पाकिस्तान के साथ। अमेरिका भी कोई आप बोलेंगे किसी का हितैषी देश है, ये ऐसी बात नहीं है, उसको भी पाकिस्तान से अपना फ़ायदा है। जगह जगह उन्होंने अपने बेस बना रखे हैं। अभी जो ओसामा बिन लादेन को मारा गया उसमें भी उन्होंने अंदर घुस के मारा, तो वो सब गतिविधियाँ रखने के लिए उनको आज़ाद हुआ, ज़रूरी है। इंडिया आज़ाद हुआ, चाइना 1962 में इंडिया पर हमला करता है, तो क्या हमला करने से पहले मतलब साफ साफ मतलब है कि उसका पाकिस्तान से अच्छे रिश्ते होंगे, बिल्कुल, बिल्कुल। तभी वो पाकिस्तान पे हमला नहीं करता, सिर्फ इंडिया पे हमला करता है। पाकिस्तान के थ्रू वो बंदूक मतलब क्या हुआ कि इंडिया पे उनकी चला रहा है। इंटरनेशनली लेवल पर अगर पॉलिटिक्स में बात करें तो वो चाइना को ये आज ही रिश्ते उनके अच्छे नहीं, 1947 में उनके रिश्ते अच्छे हैं, क्या हम ऐसा कह सकते हैं? चाइना देखिए पाकिस्तान को सिर्फ पपेट की तरह यूज़ कर रहा है, इसमें पाकिस्तान का कोई फ़ायदा नहीं, नहीं हम 1947 के पर्सपेक्टिव से ये सवाल हम आपसे कर रहे हैं। नहीं, मुझे नहीं लगता वो उस टाइम से हुआ, क्योंकि चाइना क्योंकि जब पाकिस्तान जब अलग होगा तो दोनों की ये तो कोशिश होगी कि हम इंटरनेशनल बरादरी को हम अट्रैक्ट करें, उन लोगों के बीच में हम अच्छा। देखिए विस्तार विधि नीति तो चाइना के शुरू से रही है, ठीक है। उसको चूँकि इंडिया बाउंड्री कंट्री पड़ता है चाइना का, तो वो शुरू से ही चाहता है कि इंडिया को भी और उसके आसपास के सारे जगहों को वो अपने अंदर मिला ले अपनी विस्तार विधि नीति के तहत। तो जिसका कारण सबसे आसान क्या है, एक पॉलिसी होती है दुश्मन का दुश्मन मेरा दोस्त। ये पॉलिसी को अपनाते हुए पाकिस्तान चूँकि पहले से जब से आज़ाद हुआ, जब से पाकिस्तान बना है, तब से ही वो भारत का दुश्मन रहा है। तो इसलिए डायरेक्ट नहीं करके उन्होंने पाकिस्तान का सहारा लिया, क्योंकि पाकिस्तान भारत का दुश्मन है तो दुश्मन का दुश्मन उसका दोस्त हो गया। तो इस वजह से ही वो अपनी विस्तार विधि नीति के तहत शुरू से ही भारत और उसके पड़ोसी देशों पर नज़र जमाए बैठा है। तो यह क्या हम यह कह सकते हैं, ये थोड़ा सा हमारे लिए अच्छी बात नहीं है, लेकिन क्या हम ये कह सकते हैं कि इंटरनेशनली युद्ध के लिए जो पाकिस्तान गया इंडिया के ऊपर, क्या उसके पाकिस्तान के ऊपर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में जो भी बैठे हुए थे, अमेरिका था, ब्रिटेन था, चाइना था, इनका सर पे हाथ था? चाइना का तो नो डाउट इनडायरेक्टली नहीं डायरेक्टली हाथ है पाकिस्तान के था ऊपर। पहले की हम बात कर रहे हैं। हाँ, उस टाइम की भी बात आप करें, 65 की बात कर ले या 71 की बात कर ले, कोई भी युद्ध कर ले, युद्ध की बात अगर आप करेंगे तो युद्ध तो 47 में भी हुआ था। हाँ, ये अलग सी बात है कि उन्हें हम मेंशन नहीं करते हुए इस चीज़ों को। बहुत लोग बहुत सी चीज़ें नहीं जानते हैं। 47 के बारे में जो ज़्यादातर लोगों को पता है, बस यही पता है कि बंटवारा हुआ था, लोग आदान प्रदान हुए, लोगों की काफ़ी सारी जान माल की क्षति हुई थी, बस इसके डीप में किसी को नहीं पता है। इसलिए मैं अक्सर कहता हूँ कि मतलब अगर आप थोड़ा भी इंटरेस्टेड रखते हैं तो आप रिसर्च कीजिए, आप पढ़िए, बुक्स पढ़िए, इंटरनेट जाइए और डीप में नॉलेज लीजिए, ताकि आपको खुद भी अंदर से फील आए कि हाँ यू नो समथिंग अबाउट योर कंट्री। तो इस तरह से ये चीज़ें शुरू से ही चलती आई है। उस टाइम पे भी आप बोल सकते हैं, क्योंकि भारत को डुबाने के लिए चाइना ही नहीं, बाहर की जो भी औपनिवेशिक शक्तियाँ थी, वो शुरू से ही भारत को एक अच्छा मार्केट और एक अच्छे उपजाऊ ज़मीन जिसको बोलते हैं उसकी तरह ट्रीट करती थी। तो सिर्फ इसलिए अंग्रेजी नहीं, उससे पहले भी पुर्तगीज़, डच वगैरह बहुत लोग सारे आके हैं। भारत पे हमला करके वहाँ की संपत्तियाँ लूट के ले जा चुके हैं। अंग्रेज़ तो सबसे बाद आए थे, सबसे लास्ट है ये तो हमेशा से ही भारत आज भी जो है वो औपनिवेशिक शक्तियाँ जो पहले थी, ब्रिटेन हो या मिडिल ईस्ट की कंट्रीज़ हो, जो भी हो, आज भी भारत को उनसे खतरा है, जैसा कि तब था। तो हमें अपने आप को बस बचा के चलना है उन लोगों से, और अपने देश के हित की बात करनी है, और दुश्मन देशों से हमेशा सतर्क रहना है। चलिए, तो ये तो हमारा सेशन ये चला गया कि आज का कि क्या प्रॉब्लम्स आई। हालांकि समस्याएं अभी भी हैं, समस्याएं अभी भी पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हुई और बाकायदा समस्याएं आगे भी रहेंगी। आप चाहे भौगोलिक रूप से कहें, कश्मीर का मुद्दा आगे भी रहेगा। इसलिए मैं ये भी इतनी कहता हूं कि जल्दी पाकिस्तान बनना कोई हल नहीं था। अगर आप डीप में देखेंगे तो पाकिस्तान बनने से ये कोई समस्या बस तब सुलझी हाँ, थी नहीं, ना, अब फायदा हुआ ना, अपन पब्लिक का कोई फायदा नहीं, लेकिन फायदा दो ही लोग का जरूर हुआ था, नेहरू जी का और जिन्ना का जरूर, इन दोनों का फायदा हो गया, लेकिन पब्लिक को कोई फायदा नहीं हुआ। तो भौगोलिक रूप से बहुत कुछ देखना भी हमें बाकी है। बिल्कुल, क्योंकि कश्मीर इन फ्यूचर हो सकता है इंडिया का पार्ट हो जाए, या हो सकता है कि पाकिस्तान भारी पड़ जाए। तो भौगोलिक रूप से भी बहुत कुछ देखना बाकी है। आर्थिक रूप से भी बहुत सारे रिजल्ट आने अभी भी बाकी, हम अभी भी भुगत रहे हैं। हम अभी भी भुगत रहे हैं कि हम बलूचिस्तान की हम बात करते हैं, बलूचिस्तान में ढेर सारी खान हैं, खदान है, वहाँ पर आज भी काफ़ी मिनरल्स मौजूद है वहाँ की पहाड़ियों में। पाकिस्तान में चाइना इंटर कर जाते हैं,
और ढेर सारे वहाँ पे खनिज संपदा के लिए वहाँ पे ढेर सारी परियोजना चला रहे हैं। उन्होंने सड़क बना रखी है। सड़क बना, BRI है उनका, और OB वन बेल्ट वन रैंक वहाँ का जो चल रहा है, OBR यस, वो भी है। तो कुल मिलाकर यही है कि आर्थिक रूप से भी आगे देखना बहुत ज़रूरी होगा, कि आर्थिक रूप से भी आर्थिक गलियारा भी बनना बाकी है। न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि बांग्लादेश भी, चीज़ें कि हम पूर्वी पाकिस्तान के नाम से हम जानते भी, हम पूर्वी पाकिस्तान ही कहेंगे बांग्लादेश को, क्योंकि 1971 की पे हम नहीं गए हैं। अगला हमारा वीडियो जब शूट होगा तो हम उसके बाद उसके बाद ही हम बांग्लादेश का नाम लेंगे। अभी हम पूर्वी पाकिस्तान ही कह रहे हैं। तो वहाँ भी ढेर सारी संपदाएं हैं, ढेर सारी नदियाँ हैं, नदियाँ गुजरती, नदियों से तो पानी बिजली उत्पन्न होता है। तो बहुत कुछ मिल सकता था इंडिया को भी, बहुत कुछ मिल सकता था पाकिस्तान को भी, लेकिन दोनों देश मरहूम रह गए। उन सारे जो भी कहीं एडवांटेज मिलते, उन सारी एडवांटेज नहीं मिल पाया। खैर, हमें पूरी सहानुभूति है वहाँ के लोगों से कि वो उन सारी चीज़ों से वो मरहूम रह गए। और जहाँ तक बात राजनीतिक का है, तो राजनीतिक रूप से बहुत ही ख़राब स्थिति हो चुकी है। हर बात पे हम लोग भी, ये हमारा लास्ट वीडियो तो है डेफिनेटली तौर पर रहने वाला है कि आखिर इंडिया की पॉलिटिक्स में पाकिस्तान क्या कर रहा होता है। कुछ भी होता है तो हम कहते हैं पाकिस्तान चले जाओ, पाकिस्तान में कुछ होता है तो हिंदू को ब्लेम करना शुरू कर, मंदिरों को तोड़ फोड़ किया। ये हमारा लास्ट में आएगा ये सब सारी चीज़ें। लेकिन अभी जो हम चल रहे हैं इसी के अकॉर्डिंग ही अभी हम करेंगे सीरियल वाइज। अगली वीडियो हम बनाएंगे 1971। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो आप सब्सक्राइब करो, बेल आइकन अभी दबा लें, ताकि जब हम 1971 की हम शूट करें और आप तक सबसे पहले पहुँचे, तो उसके लिए आपका बेल आइकन भी दबाना उतना ही ज़रूरी है। वीडियो काफ़ी डिटेल में होंगी। हाँ, वो वीडियो बहुत ही डिटेल में होगी, बहुत ही डेप्थ में होगी। और स्टूडेंट हैं आप तो भी आपके लिए देखना बहुत ज़रूरी होगा। एज अ इंडियन सिटीजनशिप भी आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप नागरिकता हासिल कर लेते हैं इंडिया का, इंडिया में रहते, इंडिया में खाते पीते, लेकिन इंडिया के बारे में आपको कुछ भी नहीं पता। आप सिर्फ किताबी नॉलेज ले करके आप दुनिया जीतने की बात कर रहे हैं, तो आप सक्सेस नहीं हैं। खासकर सिलेबस में जितना दिया हाँ, बिल्कुल आप सिलेबस पर बिल्कुल ना जाएं। सिलेबस में सिर्फ उतने ही दिए जाते जितने कि आप पेपर निकाल लिए। उनको सिर्फ एग्ज़ाम से ही, बस एग्ज़ाम पर्पस से। लेकिन आपको एग्ज़ाम पर्पस से ही आपको टिकना नहीं है, ठहरना नहीं है, रुकना नहीं है। आपको अपने देश के बारे में डिटेल जानना है। यस, यू शुड नो द रियल हिस्ट्री ऑफ इंडिया, नॉट ओनली टेक्स्ट बुक्स। और इसके सिवा एक और बातें हैं कि कई सारी बातें हमारे सिलेबस में नहीं हैं। कुछ ऐसी बातें हैं जिन्हें कांग्रेस भी छुपा रही है, बीजेपी की सरकार है अभी तो बीजेपी भी कुछ बातें छुपा रही है। मतलब बहुत सारी बातें आपसे छुपाई जा रही है। आपके लिए जानना ज़्यादा ज़रूरी है। और एक और बात, ये हमें अच्छे से पता है कि हमें व्यूज नहीं मिलने हैं इस वीडियो पे। हम ये वीडियो इसीलिए बना रहे हैं ताकि आपके पास नॉलेज हो। अगर आप में से कुछ लोग ही देखते हैं और नॉलेज लेते हैं तो हमारा वीडियो बनाना सक्सेस है। ये हमारा बिल्कुल कतई नहीं है कि आप 1 मिलियन हो जाए, व्यू हो जाए, ये नहीं है। आप जितने ही लोग हैं आप देखिए, शेयर कीजिए, इंटरेस्ट लीजिए और सबसे इम्पोर्टेंट कमेंट कीजिए। अगर आपको कुछ जानकारी और चाहिए हो या कुछ चीज़ों से आप सहमत ना हो तो बिल्कुल कमेंट कीजिए। आप हमें आइडियाज़ भी दे सकते हैं। आप हमें आइडियाज़ दे सकते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच कोई भी मुद्दे हुए हों, जैसे कि हम 71 पर के हम अगले वीडियो बनाएंगे। लेकिन 71 से और 65 के बीच में या फिर आज़ादी से 75 के बीच में, 71 के बीच में कोई भी चीज़ ऐसी घटना घटी जिसके बारे में हम वीडियो नहीं बना पाए या आप तक नहीं पहुंच पाई वो बात, तो आप हमें बता सकते, उस पर भी हम डिटेल में वीडियो लेंगे। और भगत जी भी हमारा पूरा सहयोग करेंगे और आपको और भी अच्छी डिटेल में जानकारी देंगे। तो ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा लें ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो दोस्तों थैंक यू, जय हिंद।